प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे संधारित्र, जो आज का हमारा 6 नंबर का लेक्चर है। तो अभी तक हमने पढ़ा संधारित्रों का समायोजन, जिसमें हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समायोजन पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की जो डेफिनेशन है वो समझ में नहीं आई। तो चलिए पहले उसको देखते हैं कि आखिरकार क्या है डेफिनेशन। तो देखिए पहले देखते हैं श्रेणी क्रम की डेफिनेशन। श्रेणी क्रम समायोजन, तो श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, देखिए इसी से तो हमें परिभाषा बनानी है चित्र से। ये कौन सा संधारित्र है, पहला, और ये कौन सा है, दूसरा। इसकी ये है पहली प्लेट और ये है दूसरी प्लेट, ये इसकी पहली प्लेट, ये है दूसरी प्लेट। ये दोनों यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और बड़ी परिभाषा बनानी है तो यहाँ पे एक संधारित्र को और जोड़ लीजिएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसा समायोजन जिसमें पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट, दूसरी प्लेट, और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ी रहती है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। देखिए चित्र से पता चल रहा, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ी रहती है, इस प्रकार का समायोजन श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। क्लियर। ऐसा समायोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, देखिए ये दूसरी और ये पहली है, तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, आवेश तो सभी संधारित्रों में समान रहता है, लेकिन विभव दोनों में या सब में अलग अलग रहता है। इस बात को नोट कर लेना, याद कर लेना कि श्रेणी क्रम में जो आवेश है वो समान रहता है और विभव है वो अलग अलग रहता है। आशा करते हैं कि ये श्रेणी क्रम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। अब चलते हैं समांतर क्रम समायोजन में। तो देखते हैं समांतर क्रम समायोजन क्या है। समांतर क्रम समायोजन, तो देखते हैं समांतर क्रम समायोजन आखिरकार है क्या। तो देखते हैं, हमने क्या किया, ये हमने दो संधारित्र ले लिए, ठीक, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट, ठीक, और हमने इनको दो बिंदुओं से जोड़ दिया। अब तुम बताइए, चित्र से डेफिनेशन बनेगी, ऐसा समायोजन जिसमें ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है। तो देखना, ऐसा समायोजन जिसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। क्लियर। क्या है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं हम, समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। यहाँ दूसरी प्लेट है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भाई विभव समान होता है और आवेश अलग अलग होता है। ये हमारा समांतर क्रम समायोजन। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ अब आगे देखते हैं जो आज की क्लास है हमारी। ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसकी डेफिनेशन पहली बात तो आती नहीं है, लेकिन हमें जोड़ना बनना चाहिए, क्योंकि हमें पहचानना पड़ेगा कि जिस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में, तब हम अपने न्यूमेरिकल्स को लगा सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नई हेडिंग जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र का, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व।
एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व निकालते हैं। आखिरकार क्या आता है? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हम समांतर प्लेट संधारित्र जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र जानते हैं, लेकिन ऊर्जा घनत्व क्या है ये नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ऊर्जा घनत्व का डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व को भाई डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू इक्वल होता है कैपिटल यू अपॉन आयतन, या फिर एडी कह सकते। क्षेत्रफल गुणा दूरी बराबर क्या होता है? आयतन होता है ना। तो यहीं से परिभाषा बनेगी, क्योंकि एडी इक्वल क्या होता है? वी के बराबर आयतन है। तो हम कह सकते हैं, इसको एकांक मान लें, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या फिर ऊर्जा तथा आयतन का अनुपात ऊर्जा घनत्व कहलाता है। दो डेफिनेशन हो गई। पहली, इसको एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या फिर ऊर्जा तथा, ये कोई भी ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा है वैसे तो, स्थिर ऊर्जा तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? ऊर्जा घनत्व कहलाता है। क्लियर? ऊर्जा घनत्व क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या ऊर्जा तथा आयतन का अनुपात ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या है। तो पहले ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक ऊर्जा बटे आयतन, अर्थात जूल प्रति, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। अब इसकी भाई विमा की बात करते हैं, ऊर्जा घनत्व की विमा, ऊर्जा घनत्व की विमा। तो विमा कैसे निकलेगी भाई? विमा निकालने के लिए हमने ऊर्जा की विमा होनी चाहिए और आयतन की। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्योंकि जो किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आयतन की क्या हो जाएगी? एल की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व की विमा भी निकल के आ गई, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा, पिछले साल इसका शायद मेरे ख्याल से डेरिवेशन पूछा गया था कि ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 होता है, या फिर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। ये वाला डेरिवेशन शायद आया था मेरे ख्याल से। तो चलिए अभी अपन इसके बाद उसी को लगाने वाले हैं कि ये डेरिवेशन कैसे लगेगा और क्या आएगा, ये कैसे आएगा। तो ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए। एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या मैंने जो दूसरी वाली डेफिनेशन बताई है आप लोगों को, ऊर्जा और आयतन का अनुपात। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन लगाते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन लगाते हैं। डेरिवेशन लगाने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, ऊर्जा घनत्व बराबर हमें मालूम है क्या होता है, क्या होता है? ऊर्जा बटे आयतन। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे ऊर्जा और फिर हम आयतन का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर का ऊर्जा घनत्व क्या है। तो सबसे पहला काम है इन दो समांतर प्लेटों की निकालनी है। तो चित्र ना बनाओ, क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता हम लोगों को पता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, संधारित्र की धारिता। ठीक, जब कब, जब प्लेटों का क्षेत्रफल
प्लेटों का क्षेत्रफल A हो तथा प्लेटों की बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तब क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो A अपॉन D ये हो गई हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि प्लेटों के बीच B विभवांतर हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यदि प्लेटों के मध्य B विभवांतर स्थापित हो तब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर 1/2 CB²। C की भाई वैल्यू रखिए, तो U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यही आएगा इंटू B²। अब भाई हमें B भी नहीं चाहिए, हमें B की भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें सिद्ध करना पड़ता है ऊर्जा घनत्व U बराबर E² एप्सिलॉन 0। तो चलिए इसी को सिद्ध करते हैं। यदि K आ जाता तो यहाँ K रख देते हैं, यदि वो निर्वात कहेगा तो यहाँ K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बताइए यहाँ E अब आना है, तो E कब आता है? तुमने पढ़ा होगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या कहलाती है? विभव प्रवणता से, तो विभव प्रवणता हमारी कहती है कि E बराबर आप रखो V अपॉन D, विभवांतर का अनुपात या फिर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर। तो B बराबर क्या आ जाएगा? ED। तो B की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? ED। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको एक समीकरण मान लेंगे। समीकरण 1 में B का मान रखने पर, तो रखा हमने और ऊर्जा निकाली U बराबर हमारे पास क्या आएगा? 1/2 K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू E² D²। एक D से एक D कैंसिल हो गया। U बराबर हमारे पास आया 1/2 K एप्सिलॉन 0 AD इंटू E²। ये तो आई हमारी ऊर्जा। हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है? ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन AD। तो कैपिटल U की वैल्यू हमारे पास ये है 1/2 K एप्सिलॉन 0 AD E² अपॉन में AD। तो AD से हमारा AD कैंसिल हो गया, हमारे पास आया स्मॉल u बराबर 1/2 K एप्सिलॉन 0 E²। ठीक। यदि निर्वात हो, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि निर्वात हो तब K बराबर 1। तो रखेंगे यहाँ, तो ऊर्जा घनत्व U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। यही हमारा ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। इसको चलिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल ही सिंपल है और इस साल आया हुआ था, पिछले साल। बहुत ही सिंपल है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग जानते हैं, फिर हमें ऊर्जा की ज़रूरत थी, हमने ऊर्जा निकाली। विभव की ज़रूरत नहीं थी तो विभव का मान विभव प्रवणता से रख दिया। हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। U बराबर हमें ऊर्जा घनत्व चाहिए था, तो हमने ऊर्जा घनत्व निकाल लिया और हमने निर्वात में निकाला तो ये आ गया, और किसी माध्यम में निकालना है तो ये आ गया। क्लियर ना? ऊर्जा घनत्व क्या है? ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल U अपॉन AD अर्थात आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि ये पिछली साल आ गया है और एक साथ दो बार आने के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। इसको सीख लेंगे तो तुम्हारे कुछ इसी से सवाल आ जाते हैं। तुम्हारे IIT मेंस से कभी कभी इसी से सवाल पूछ लेता है सीधा सीधा। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला किसी को लर्न नहीं रहता है, इसलिए वो पूछ लेता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले C निकाला, फिर U निकाला, फिर हमने विभव प्रवणता का फॉर्मूला लगाया और हमने सॉल्यूशन किया, तो हमें मिल गया 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। तो इसको चलिए नोट करिए।
देखिए बेटा, अभी तक हमने संधारित्र के बारे में पूरे लेसन में पढ़ लिया है। संधारित्र क्या है, संधारित्र कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किसमें संधारित्र की धारता कितनी होती है। लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि सर हम संधारित्र तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर करना है। तो चलिए देखते हैं कि संधारित्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक, तो चलिए हेडिंग डलेगी संधारित्र के उपयोग। तो संधारित्र के उपयोग की बात करें तो कहाँ कहाँ हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो संधारित्र की परिभाषा कहती है, आवेश को संचित करने में, आवेश को संचित करने में, आवेश को संचित करने में। अब कैसे किया जाता है संचित और कब कब लगाया जाता है आवेश को संचित करने में। देखिए, आवेश का संचय करने में तो संधारित्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, जब हमें थोड़े से समय के लिए बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता हो, तब हमें आवेश को संचित करने के लिए, जैसे सपोज कर लीजिए हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल क्षण भर के लिए करनी पड़ती है और हमें उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे तो हो नहीं जाती है। तो हम गाड़ियों के इंजन में भी संधारित्र का उपयोग कर सकते हैं। क्या है, जब क्षण भर के लिए हमें बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है तब हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आवेश को संचित करने में, आवेश को संचित करने में, संचित करने में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। जब किसी संधारित्र में, जब किसी संधारित्र में या परिपथ में, परिपथ में बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए अत्यधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है, अत्यधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है, तो हम परिपथ के सिरे में, परिपथ के सिरे में संधारित्र लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, संधारित्र लगा देते हैं, जिससे कि हमें बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा धारा मिल जाती है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो आवेश का संचित कैसे करने में, एक तो संचित करने में किया जाता है और दूसरा क्या है, जब हमें किसी परिपथ में बहुत थोड़े समय के लिए अधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसके सिरों पर संधारित्र लगा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला उपयोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा उपयोग। चलिए नोट तो कर लिया होगा, चलिए इसका दूसरा उपयोग देखते हैं। क्या है दूसरा उपयोग? तो पहला तो था संधारित्र को या आवेश को संचित करने में, दूसरा है ऊर्जा को संचित करने में, ऊर्जा को संचित करने में। तो देखिए क्या किया जाता है, जो संधारित्र होता है आवेश के अलावा ऊर्जा का भी संचय करता है, मतलब इकट्ठा करता है। अब इकट्ठा कहाँ पे करता है, तो जो ऊर्जा संचित करने के लिए परिपथ में एक बैंक होती है जिसका नाम है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। ये एक ऊर्जा को संचित करने वाली बैंक है जो संधारित्र में लगी रहती है। ये संधारित्र इसी में सबसे ज़्यादा होते हैं, ये संधारित्रों की बैंक कहलाती है। इसी में ऊर्जा संचित होती है
और ऊर्जा संचित होने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती हैं, अर्थात ऐसे ऊर्जा को काय में कन्वर्टिंग कर देती हैं, गतिज ऊर्जा में कर देती हैं। तो ऊर्जा को संचित करने में देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे संधारित्र ऊर्जा का भी संचय करता है, ठीक है। यह सिंक्रो साइक्लोट्रॉन जो संधारित्रों का ऊर्जा बैंक होता है, उसमें ऊर्जा एकत्रित करके इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता है, अर्थात गति प्रदान करता है, त्वरित करता है। तो देखिए ऊर्जा का संचय करने में कैसे किया जाता है। ऊर्जा को संचय करने के लिए संधारित्र जो क्या करता है, ऊर्जा का संचय तो करता है, लेकिन कैसे करता है। ये सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, ये नाम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है कि संधारित्रों की ऊर्जा बैंक क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। जो संधारित्रों का ऊर्जा बैंक होता है उसमें ऊर्जा को एकत्रित करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरण की गति प्रदान करता है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको भी नोट करिए। इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए बेटा इसको तो उतार ही लिया होगा, चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। तो वैद्युत उपकरणों में कैसे किया जाता है, चलिए उसको भी देखते हैं। वैद्युत उपकरणों में की बात की जाए तो चलिए देखते हैं। वैद्युत उपकरणों में तब किया जाता है जब जब अपन लोग दो तारों को लड़ाते हैं या एक दूसरे से टच कराते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, लेकिन यदि संधारित्र को लगा दिया जाए तो वो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी, जिससे हमारा जो आग लगने की संभावना है वो 0% हो जाती है। तो वैद्युत उपकरणों में तुमने देखा होगा कि उनके तार जब अंदर से लड़ जाते हैं तो वो चिंगारी उत्पन्न नहीं करते, वो आपस में जल जाते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें संधारित्र लगा रहता है, और संधारित्र नहीं लगाएंगे तो वो चिंगारी उत्पन्न करेंगे और वो जलने लगेंगे। जलने से हमारा जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। तो वैद्युत उपकरणों में क्या किया जाता है, जब या ऐसा लिखो, जब हम दो तारों को आपस में स्पर्श करवाते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है या नहीं होती है। लेकिन यदि हम परिपथ में संधारित्र लगा दें तब चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी, ठीक। अतः विभिन्न प्रकार के परिपथों में या फिर उपकरणों में संधारित्र का उपयोग
होता है। जैसे में हम लोग कर सकते हैं, उपकरण क्या है, पंखा ले लो, जनरेटर ले लो या जनरेटर ही ले लो, ठीक है, इन्वर्टर ले लो, एसी ले लो, इन्वर्टर ले लो आदि। ठीक, क्या करते हैं हम, जब हम दो तारों को आपस में लड़ाते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, लेकिन यदि संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। वही इसीलिए हम क्या करते हैं, पंखा एसी आदि में वैद्युत उपकरण में किसका उपयोग करते हैं, संधारित्रों का उपयोग। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इसके साथ देखते हैं एक और उपयोग। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं, एक आध दो और उपयोग हैं, उनको भी देख लेते हैं। लेकिन जो अभी हमने 3 उपयोग लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्टली हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। तो इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में तो इसमें तुम लोगों को सीधा लिख लेना है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में संधारित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जैसे टीवी, पंखा, टीवी आदि। ठीक, क्या लिखना है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में संधारित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो ये टीवी प्रसारण आदि में आता है, तो क्या कर सकते, टीवी, रेडियो आदि। ठीक, अब आते हैं वैज्ञानिक अध्ययन में। तो वैज्ञानिक अध्ययन में तो होगा ही, तभी तो उन्होंने हमें संधारित्र के बारे में बताया। वैज्ञानिक अध्ययन में, तो वैज्ञानिक अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यही लिखना है, वैज्ञानिक अध्ययन में संधारित्र का उपयोग होता है, संधारित्र का उपयोग होता है। जैसे कहीं पे विद्युत क्षेत्र निकालना, जैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जैसे में क्या कर लेना, जैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। ठीक, आज हमने जाना ऊर्जा घनत्व क्या है और कुछ संधारित्र के उपयोगों के बारे में। यहीं पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अब हमारा इस चैप्टर से ओनली बचा हुआ है वान डे ग्राफ जनित्र, जिसको हम कल समाप्त कर देंगे। तो चैप्टर को तैयार करते रहिएगा, क्योंकि कल समाप्त होने के बाद न्यूमेरिकल लगने हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा टफ है इस चैप्टर के, तो इसलिए पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कैसे होता है, वैज्ञानिक अध्ययन में कैसे होता है, और जो भी हमने डेरिवेशन लगाए हुए हैं वो सारे के सारे डेरिवेशनों को भी तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब जो डेरिवेशन लग के बाद जो न्यूमेरिकल लगने हैं वो डेरिवेशन ही टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।